सलाम मेरे अजीज पंखो, जिनबू स्टोरीज का एक और पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। इस वीडियो की स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं, तो लाइट्स ऑफ करो, पॉपकॉर्न लेके बैठो, हेडफोन्स लगा लो और हम शुरू करते हैं। ये कहती हैं कि मेरा नाम नूरुल ऐन शाह है। मैं अपने हस्बैंड और 1 साल के बेटे के साथ यूएई में रहती हूँ। ये दरअसल एक रियल स्टोरी है जो मेरे साथ पेश आई है। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ यूएई में ही अलग अलग स्टेट्स में होती रहती है, कभी अबू धाबी, कभी दुबई, तो कभी शारजा। हमने 1 साल के अंदर 4 घर तब्दील किए थे। जब हम शारजा में रहने गए, वहाँ पे हमने बहुत घर देखे, लेकिन कोई घर खास पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक विले में हमने एक अपार्टमेंट देखा, तो फाइनली वहाँ पर रहने का फैसला किया। हम कुछ दिन वहाँ रहे, तो विले में एक पाकिस्तानी फैमिली थी जिससे हमारी कभी कभी बातचीत हो जाती थी। एक बार उन्होंने बताया कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो 1 साल से बंद पड़ा है, उधर कोई फैमिली रहना नहीं चाहती थी। पहले 3 फैमिलीज रहने आई थी, तो उनके साथ भी अजीब वाकयात पेश आने लगे थे और फिर सब वो अपार्टमेंट छोड़ के चले गए। और कोई 2 महीने रहता था, कोई 1 महीना रहता था, तो कोई 15 दिन में घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाता था। उसने बताया कि उस घर में जन्नात का बसेरा है, पर मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था। बहरहाल मैं अपने उसी घर में रहने लगी। पहले के 8-9 दिन तो सब ठीक रहा। फिर एक बार मैं शाम को किचन में काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती थी, वो जॉब पर ही थे, और मेरा बेटा रूम में अपने टॉयज के साथ खेल रहा था। अचानक मैंने रूम से एक औरत की चीख सुनी। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर मैंने एक बार फिर एक और चीख सुनी, जो आवाज़ बिल्कुल साफ किसी औरत की चीखने की थी। मैं परेशान हो गई और रूम में गई, तो देखा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसके सब टॉयज टूटे हुए थे, और वो इतनी शिद्दत से रो रहा था जैसे उसको किसी ने मारा हो या वो डर गया हो। तब मुझे उस दूसरे अपार्टमेंट में रहने वाली औरत की वो बात याद आई जो उसने मुझे कही थी। मैंने अपने बेटे पर आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और उसको चुप करवाया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके ये बात बताई और उस औरत की बात भी बताई। फिर उन्होंने हंसकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप आजकल बहुत सोचने लगी हो, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने फिर किचन में अपना काम करना शुरू कर दिया, पर इस बार अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बिठाया। मैं किचन से फारिग होकर नमाज़े इशा पढ़ने लगी, तो नमाज में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैं नमाज जारी करती रही। अचानक मुझे वॉशरूम से तेज पानी बहने की आवाज़ आई, जो कि मुसलसल तेज़ी से बह रहा था। मैंने नमाज ख़त्म की और जाकर देखा तो नल खुला हुआ था, जिससे बहुत तेज़ी से पानी बह रहा था। मैंने नल बंद किया तो किचन से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जाके किचन में देखा तो फर्श पर शीशे के ग्लास टूटे हुए थे। मैं समझ गई थी कि उस औरत की बात सच है और ये मखलूक मुझे वाकई तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। बहरहाल वो दिन गुजर गया। फिर 2 दिन तक सब ठीक था। उसके बाद फिर तीसरे दिन मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं रात को सब काम खत्म करके सोने जा रही थी। मैंने रूम की लाइट्स ऑफ की और 0 का बल्ब ऑन कर दिया। मैंने अपने बेटे को उसके कॉट में सुलाया और अपने बेड पर लेट गई, तो मुझे रूम में दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने उठ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर लेट गई तो मुझे फिर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार जब मैंने देखा तो मुझे एक औरत चलती हुई दिखाई दी, जो कि रूम की खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो गई और मुसलसल मुझे खामोश नज़रों से देखी जा रही थी। ये मंजर देख के मैं बहुत डर गई और आंखें बंद करके अल्लाह पाक का विर्द करना शुरू कर दिया। मैंने देखा तो वो औरत गायब हो गई थी। मैंने जैसे तैसे सोने के लिए आंखें बंद की तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों में कोई तेजी से हर जगह से चुभा रहा है। मैंने उठ के लाइट्स ऑन की तो देखा कि मेरे पैरों पर ऐसे निशान हैं जैसे किसी ने सुइयां चुभई हों और पैरों से अलग अलग जगह से खून निकल रहा था। मैं उस रात सो न सकी, यूं कि पूरी रात अजीब अजीब वाकयात पेश आ रहे थे मेरे साथ। सुबह जब मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने उनको ये सब बताया और अपने पैरों के निशान दिखाए। तब उन्हें मेरी बात पर यकीन होने लगा और उन्होंने उसी दिन उनके एक दोस्त को, जो कि हाफिज और इस्लामिक स्कॉलर भी था, बुलाया। उन्होंने इस घर में कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। जब तक वो कुरान पाक पढ़ रहे थे तब तक हमें किसी न किसी के चीखने की आवाज़ें आती रहती थीं, जो कि बहुत तेज़ होती थी। वो स्कॉलर पूरे घर में तिलावत पाक करता रहा और उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने जैसे ही तिलावत ख़त्म की तो वो चीखने बंद हो गई। उन्होंने उस पानी पर दम किया और मुझे कहा कि उस पानी को 3 दिन तक पूरे घर के कोनों में छिड़कना है और खुद भी पीना है। मेरे हस्बैंड ने 3 दिन के लिए ऑफिस से ऑफ लिया और घर पर ही रुके। वो 3 दिन हमने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं कभी नहीं भूल सकती। कभी घर की लाइट्स खराब हो जाती थी, कभी बर्तन टूट जाते थे, कभी कभार मुझे मेरे बेटे के बहुत ज्यादा रोने की आवाज आती थी और जब मैं देखती तो वो चुपचाप खेल रहा होता था। कभी किसी की चीखें तो कभी किसी के हंसने की आवाजें आती थी। तीसरे दिन की सुबह हमारे किचन में खुद ही आग लग गई थी। हैरत की बात यह थी, ना गैस का बटन ऑन था, ना कहीं कोई आग जल रही थी
वो भी सुबह के 7 बजे जब हम फजर की नमाज अदा करने के बाद सो गए थे। नमाज में भी वो मखलूक तंग करने लगी, कभी आगे से गुजरते हुए नजर आती, कभी पीछे खड़ी होकर रोते हुए। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत खौफजदा थे। मैं उस कॉलर के कहने के मुताबिक वो पानी 3 दिन तक छिड़कती रही और तीसरे दिन जब वो पानी मैंने छिड़का तो वो दीवारों पर खून के निशानों की तरह होकर जम गया। शाम को उस कॉलर आए तो उन्होंने फिर कुरान पाक का विर्द किया और विर्द ख़त्म करने के बाद उन्होंने बताया कि ये किसी बूढ़ी औरत का जिन है जो कि नॉन मुस्लिम है और वो नहीं चाहती कि इस घर में उसके सिवा कोई और रहे या कोई अल्लाह ताला का विर्द करे। कुछ दिनों तक कुरान पाक की तिलावत और दम किए हुए पानी की बरकत से सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर से हमारे साथ वही वाक़यात होना शुरू हो गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से घर शिफ्ट करने का कहा और हम भी बाकी फैमिलीज़ की तरह कुछ दिन में ही वो छोड़कर दूसरे घर शिफ्ट हो गए। उस विले में जो कि पाकिस्तानी औरत रहती थी, मेरी उससे कभी कभी बात हो जाती है। उसने बताया कि 1 साल के बाद आज भी उस अपार्टमेंट में ताला लगा हुआ है और हमारे बाद कोई भी फैमिली वहाँ पे रहने नहीं आई। जब भी कोई आता है तो दूसरे अपार्टमेंट्स में रहने वाली फैमिलीज़ उनको सब वाक़यात बताती हैं और वे ये बातें सुनकर चले जाते हैं। ये सुन के जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ है ना, वो उस मालिक मकान का हुआ है कि बेचारे ने प्रॉपर्टी खरीद ली है लेकिन उसको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, वो उधर ही प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ना उसे कोई खरीद रहा है ना उसे कोई रेंट पे ले रहा है। अब इसका कोई हल नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप नए घर में जाओ तो ये तो फिर सबसे बड़ा खतरा इन्हीं चीज़ों का होता है। खैर, आई होप कि नया घर आपको तंग नहीं कर रहा। और हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं कि ये हॉरर स्टोरी से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। मैं छोटा था, अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड, और मेरी सिस्टर मुझसे 5 साल बड़ी थी। फर्स्ट टाइम जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ मुझे याद है वो ये है। एक दिन मैं अपनी दूसरी सिस्टर जो कि 2 साल बड़ी थी मुझसे, उनके साथ स्कूल से वापस आ रहा था तो आपी ने मुझे पैसे दिए कि जाओ दुकान से कुछ ले आओ अपने लिए और उनके लिए भी। मैंने खुद पैसे खर्च कर दिए और आपी के लिए कुछ नहीं लेके आया। तो वापस आने पर आपी ने मेरे पे बहुत गुस्सा किया। हम उस वक्त दरिया के पास से गुजर रहे थे और घर जा रहे थे, लेकिन आपी के गुस्सा करने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मैं चीखें मारना शुरू हो गया और चिल्लाना शुरू हो गया कि इन परिंदों को मुझसे दूर करो। मुझे उस वक्त पूरा आसमान काला नज़र आ रहा था क्योंकि पूरा आसमान काले परिंदों से कवर्ड था, लेकिन एक रेड परिंदा था जो कि बार बार आके मुझे मार रहा था। मैं रोई जा रहा था और आपी परेशान थी कि इसे मैं कैसे संभालूं। इतने में वहाँ कोई बंदा जो पास से गुजर रहा था, उसने मुझे उठाया और आपी के साथ मुझे घर छोड़ के गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी 5 साल बड़ी बहन पोजेस्ड थी। वो बेड पे लेटी चीखें मार रही थी और मैं भी बहुत अजीब हालत में था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हर जगह से लोग मार रहे हैं। मुझे भी आपी के पास लेटा दिया गया। घर वाले सब परेशान थे कि अचानक इन बच्चों को क्या हो गया और मुझे पता नहीं कि हम कितनी देर बाद नॉर्मल हुए। जब हम नॉर्मल होते तो हमें कुछ याद ना रहता, लेकिन बस कुछ हल्की सी इमेजेस होती थी दिमाग में। जब मम्मी पूछती इस बारे में तो हमारा दिमाग काफ़ी ब्लैंक होता था। हमें आइडिया नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन अम्मी के याद दिलाने पर हमें याद भी आ जाता था। सना आप ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। इसके बाद एक अजीब बात होती थी कि हम 1 या 2 महीनों बाद ज़रूर पोसेस्ड हो जाते थे। कुछ नज़र आता था लेकिन था वियर्ड। और वियर्ड बात ये थी कि हम जितने मर्जी एक दूसरे से दूर हों, लेकिन अगर आपी को कुछ होता था तो उसी वक्त मुझे भी ऐसे ही उसी वक्त कुछ ना कुछ फील होता था। मैं स्कूल हूँ, अब्बू के साथ ऑफिस में हूँ या कहीं भी हूँ, जब हमारे साथ एक्टिविटीज़ होती तो साथ ही होती। फिर अब्बू अम्मी कुरान की तिलावत करते। उस वक्त अम्मी अब्बू ने किसी पीर बाबा को नहीं बुलाया क्योंकि पाकिस्तान में पीर बाबा फेक ही होते हैं। हमारे मामू हैं, वो आके कुरान पढ़ते और कुछ अस्कार फूंके जाते थे और हम नॉर्मल भी हो जाते थे। मुझे अक्सर रात को मगरिब के बाद कभी कुछ अजीब नज़र भी आता था, लेकिन मैं डरता नहीं था क्योंकि छोटा था और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन आपी डरती थी। एक दिन आपी अब्बू के साथ बाहर सहन में थी और हमारे मेन गेट की तरफ इशारा करके आपी कहने लगी कि वो कौन देख रहा है हमारी तरफ। अब्बू ने देखा और कोई भी नहीं था। अब्बू समझ गए कि कोई और ही बात है। अब्बू ने फौरन बोला आपी को कि अंदर आओ मेरे साथ, लेकिन आपी कहने लगी कि वो पत्तों की तरह नीली आंखें हैं उसकी और वो गेट से खड़ा मुझे देख रहा है। आपी ने थोड़ा आगे होके देखा तो बस आंखें ही थीं, का कोई ना चेहरा था ना जिस्म था। आपी डर गई। अब्बू आपी को अंदर ले गए फौरन से। आपी पे दम वगैरह किया, फिर सब नॉर्मल हो गया। मतलब हमारे साथ ही इंसिडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता होते थे। मतलब 1 महीने का गैप आ जाता था, फिर कुछ होता था। अम्मी अबू परेशान तो थे, लेकिन हम तावीज़ और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, लिहाजा हम सूरह बकरा की तिलावत करते तो काफ़ी नॉर्मल हो जाता सब। लेकिन एक दिन मैं अम्मी के साथ था। अम्मी ने मुझे डांटा किसी बात पे और मैं गुस्से में अपने रूम चला गया। इतने में मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई मैं कब बेहोश हुआ, और जब आँख खोली तो देखा कि अम्मी मेरी गर्दन दबा रही हैं और वो हंस रही हैं। अम्मी का चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था, वो बहुत अजीब तरह से ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं बस बोल रहा था कि अम्मी प्लीज़ छोड़ दे, मुझे ना मारें। ये तकरीबन 15 मिनट अम्मी मुझे मारती रहीं, लेकिन मुझे याद है कि अचानक अम्मी का चेहरा नॉर्मल हुआ। देखा मेरी अम्मी मुझ पर आयतल कुर्सी पढ़ रही थी। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे
और अम्मी रो रही थी। मैंने अम्मी की गोद में लेटे अम्मी से पूछा कि अम्मी आप मुझे क्यों मार रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं तो बस कुरान पढ़ रही थी, तुम्हें अचानक कुछ हो गया था। मैं काफ़ी दिन तक अम्मी के पास नहीं जाता था क्योंकि मुझे उनसे डर लगता था। फिर अम्मी अब्बू से रहा नहीं गया, ये लोग एक बंदे के पास गए जिसने हमें तावीज़ दिए और बोला ये पहनो सब ठीक हो जाएगा। हमने पहन लिए, लेकिन सना आपी तावीज़ के बाद और हैवी फील होता था हमें, जैसे हर वक्त पास कोई है। पहले मुझे इतना डर नहीं लगता था, लेकिन तावीज़ के बाद मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ से खौफ आता था, जैसे कोई है मेरे साथ। आपी को भी वो प्रेजेंस फील होती थी। फिर हम लोगों ने घर शिफ्ट किया और शहर चले गए। वहाँ शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक दिन बाहर खेलते हुए दोपहर के वक्त मुझे अचानक तकरीबन आसमान जितनी कोई चीज़ नजर आई। वो एक औरत थी जो मुझे देख रही थी और स्माइल कर रही थी। मैंने देखते साथ ही चीखें मारनी शुरू कर दी। वो एक नॉर्मल औरत थी, पर बहुत लंबी और वियर्ड स्माइल थी उसकी। मैं अपने होश में नहीं आ रहा था। तब मेरे बड़े भाई घर थे और बड़ों में से कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे संभाला और अपने पास लटा दिया। वो खुद भी डर गए थे। कुरान पढ़ के फूंका उन्होंने और मैं सो गया। मैं अब 15-16 साल का हो गया था अब तक। मुझे याद है एक दिन मुझसे कहीं तावीज़ गिर गया। सरप्राइजिंगली तावीज़ के दूर होने से मुझे फिर से डर लगना बंद हो गया। मैं काफ़ी नॉर्मल हो गया था, लेकिन आपी के साथ अभी भी वाक़यात होते थे। आपी बेड पर अकेले नहीं सो सकती थी क्योंकि उन्हें फील होता था कि इनके बेड पे कोई फैमिली आके बैठी हुई है, जिसके बच्चों ने थोड़ी थोड़ी आवाज़ें और किसी के उठने बैठने की फीलिंग आती थी उन्हें। इस चीज़ ने मेरी आपी का दिमाग पर बहुत नेगेटिव असर डाला था। आपी बहुत परेशान रहती थी। ये हमारे घर का रूल था कि आपी के सामने मजाक में भी किसी ने ऐसी चीज़ का नाम नहीं लेना, क्योंकि उस वक्त आपी को कुछ हो जाता था और वो पोसेस्ड हो जाती थी। फिर हम उसी पीर से बात करते थे। कुछ दिनों तक सब ठीक होता था, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता था। मैं जब उस पीर के पास जाता तो वो बंदा तावीज़ बनाता तो मैथ लिखता था और कुछ अरबिक लेटर्स लिखता था, जैसे आइन, फे, मीम वगैरह लिखता। और अब्बू अक्सर उससे पूछते थे कि ये क्या है, कुरान तो नहीं है ये, लेकिन वो कहता था कि आप नहीं समझते, ऐसे ही इन चीज़ों से फाइट किया जाता है। लेकिन अब जाके पता चला कि ये एक जादूगर की निशानी है। वो मेरा नाम लिखता था और फिर ये लेटर्स लिखता था। भला ये कैसा अमल हुआ? अब जाके यूथ क्लब में राजा ज़ियाउल हक वाली वीडियोस तावीज़ के बारे में देखी तो पता चला कि वो तावीज़ एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे कि उसने हमें बना के दिए थे, जिस वजह से हमारे साथ ये एक्टिविटीज़ होती थी। हमने मोहल्ले में पूछा, उसके पड़ोसियों से पूछा, सब ने कहा कि ये जादूगर है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी स्टोरीज भी सुनाई। आपको पता ही होगा कि मैजिक करने के लिए शैतान से पैक्ट करना पड़ता है और जो शैतान कहता है करना पड़ता है, और वो बहुत गलीज चीज़ें करने को कहता है। ऐसे ही ये शख्स दुबई में ही बरहना होके नंगा होके डांस करता हुआ पकड़ा गया था। हमें कन्फर्म तो हो गया था कि मैजिशियन ही था, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ उसी ने हमारे साथ करवाया था और फिर अब्बू को आने पे मजबूर किया होगा। और चक्कर तो हमारे उसके पास हर महीने लगते थे, लिहाजा अपने मकसद में भी कामयाब हो गया वो। लेकिन आखिरत में क्या जवाब देगा? अल्लाह इंसाफ करने वाला है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल हूँ और अब मुझे इतना डर नहीं लगता। लेकिन इन सब वाकयात ने मेरी आपी को काफ़ी डरा दिया है। उनकी शादी हो गई है, वो खुश हैं अपने घर में, लेकिन आज भी उनके सामने कोई बंदा ये बातें डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो आज भी डरती हैं। काफ़ी वाकयात मिस हो गए हैं क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ कुछ। खैर, स्टोरी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आखिर में बताता चलूँ कि प्लीज़ तावीज़ पहन के शिरक ना करें, क्योंकि क्लियर अहादीस है इसके बारे में। तावीज़ को शिरक कहा गया है और पीर बाबा के पास जाने से परहेज़ करें क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें। आप सुबह शाम के अस्कार करें और अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती घर में मिलें तो 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़ें, आप अल्लाह के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। ये स्टोरी सबसे बेस्ट थी। इसमें वो बंदा खुद ही एक्सपोज हो गया था। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो सूरह बकरा सुबह शाम के अस्कार से बेस्ट चीज़ कोई है ही नहीं। आई होप यू आर फाइन ना, और आपकी बहन को भी अल्लाह ठीक ही रखे। हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये कहती हैं कि आई हैव 2 स्टोरीज टू शेयर, जो कि एक मेरी स्टोरी है और एक हमारे रिश्तेदार हैं उनकी स्टोरी है। पहले मैं आपको अपनी रिश्तेदार की स्टोरी बताती हूँ। कोई 3-4 महीने पहले की बात है कि मेरी खाला की नंद की बेटी की शादी हुई थी। दे वर सो हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली 1 महीने पहले उस लड़की और उसके हस्बैंड के साथ कुछ अजीब बातें होने लगी कि दोनों एकदम से अपना गला दबाने लग जाते थे, कलमा पढ़ने से इनकार कर देते थे, अजीब अजीब आवाज में बात करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीजें ज्यादा होने लगी तो उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को एक मौलाना साहब के पास लेके जाया गया, जिन्होंने उस चीज को हाजिर किया। हाजिर करने पर वो बोलने लगी कि मुझे बहुत दूर से लाया गया है, मैं इन दोनों को अलग करने के लिए लाया गया हूँ, ऐसे ही नहीं आया हूँ मैं, मुझे लाने के लिए बहुत गलत काम किए गए हैं। उस लड़की की अम्मी बताती हैं कि शादी के कुछ दिन बाद जब वो घर आई थी तो उसका दुपट्टा फटा हुआ था
जैसे किसी ने कैंची से काटा हो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया था और उस दुपट्टे को सिलाई करके ठीक कर दिया था। मेरी मामा और कज़न उस लड़के के घर उसे देखने गए थे। उस लड़की की तबीयत ख़राब होने लगी तो मेरी कज़न ने उससे बोला कि कलमा पढ़ो, तो वो कहती है कि वो क्या होता है, मुझे नहीं आता। मेरी कज़न ने उसे बोला कि मैं पढ़ती हूँ, मेरे पीछे पीछे पढ़ो, तो कहती है कि वो जो सामने लिखा है वही पढ़ना है ना, बोल तो रही हूँ कि मुझे नहीं आता। और फिर बैठे बैठे खुद ही कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने। कहती है कि छत पर गई थी ना, 2 मोटी औरतें थीं, बाल खुले हुए थे उन दोनों के, वो तो इसे चाय भी पिला रही थी। अभी तो चाय पी ही नहीं इसने, चाय पी लेती तो फिर तो ना बचना था इसने। मेरी कज़न ने उसे बोला कि कौन थी वो औरतें, तुम जानती हो ना उन्हें, एक का मुंह सूजा हुआ है। मेरी कज़न ने उसे बोला कि नाम क्या है उसका, तो वो कहती है कि नाम तो नहीं बताना, नाम ही तो नहीं बताना, नाम बताया तो मार देंगे मुझे। उस लड़के की तो सनापी इतनी बुरी हालत है कि घर से निकल कर उनके घर के करीब ट्रेन की पटरी है, वो उधर चलने लग जाता है और हर वक्त खुद को मारने की कोशिश करता है। अभी उनको मौलवी साहब ने नमाज और सूरतें पढ़ने को बोला है, जिस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी कभी कभी उन दोनों की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। और दूसरी कहानी मेरी अपनी है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कभी इतना बुरा कुछ हुआ नहीं है और अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। जब मैं 4-5 साल की थी तो हम अभी जिस घर में रहते हैं, हम शुरू से उधर ही रहते थे। हमारे घर में नीचे वाले कमरे में एक टैंकी है। मैं बचपन में उस टैंकी के पास बैठकर खेलती रहती थी और मामा को कहती थी कि हसन आया है, उसकी मामा के लिए चाय बनाए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पूरा दिन उधर बैठे बैठे गुजार देती थी। एक दिन मेरे बाबा ऑफिस से आए और बेड पे बैठने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया, ये कह के कि बाबा उधर मत बैठना, उधर हसन का भाई सोया हुआ है। मेरे बाबा का कहना है कि उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि किधर है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने उन्हें कोई चीज़ बेड से उठा के उनके हाथ में रखी और उस चीज़ का बाकायदा वजन था। इस बात को गुजरे हुए कोई 2 साल ही हुए होंगे कि जब मैं रात को सोने लगती तो मुझे उसी टैंकी के पास दरवाजे में कोई काला साया खड़ा दिखता। मैंने उस साये के बारे में मामा को भी काफ़ी दफ़ा बताया था, लेकिन क्योंकि मैं छोटी थी तो बस मेरा वहम समझ के मामा ने कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। उस बात के भी बाद जब मैं 6th क्लास में थी तो एक दिन मेरी नींद से आँख खुली। मेरी आदत है कि मैं उठते ही सबसे पहले टाइम देखती हूँ। मैंने उस वक्त भी टाइम देखा तो 3 के करीब का टाइम था। मेरे बेड के बिल्कुल पास ही मिरर था। मैंने देखा तो मेरी मामा उस टाइम मिरर के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। मैं देख के शौक तो हुई, लेकिन ज्यादा गौर नहीं किया। जब मैंने करवट दूसरी तरफ ली तो देखा कि मामा दूसरी तरफ सो रही हैं। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत तो मेरी मामा जैसी ही थी। उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी हुई थी और वो लंबी होने लग गई थी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि असल में मामा है कौन। मैंने अल्लाह का नाम लेकर पास लेटी मामा को जगाया और जैसे ही मैंने मामा को जगाया तो वो औरत गायब हो गई। मैंने मामा को सारी बात बताई, लेकिन मेरी मामा ने मुझे कहा कि बुरा ख्वाब होगा कोई, ये कह के सुला दिया। लेकिन सच में कोई बुरा ख्वाब नहीं था वो। उसके बाद जब मैं 9th में थी तो मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे। मैं रात भर पढ़ाई करती रहती थी और सुबह होते ही छत पर चली जाती थी। एक दफ़ा मैं ऐसे ही छत पे गई तो हल्की हल्की बारिश होने लग गई और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मैं खुद ही अपने आप की वीडियो बनाने लग पड़ी। इतनी देर में मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे देखा कि मेरा भाई पीछे दीवार के पास खड़ा है, तो मुझे लगा कि शायद मुझे डराने लगा है। मैंने सोचा कि मैं अभी इसका प्लान ख़राब करती हूँ और मैं पीछे मुड़ गई। पीछे मुड़ के मैंने देखा कि मेरा भाई वहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद नीचे कमरे में भाग गया होगा। मैं नीचे भागी तो मैंने देखा कि मेरा भाई सो रहा है। जो कपड़े मैंने उस वक्त छत पे उसको पहने देखे थे वो कपड़े आज तक उस दिन के बाद से हमें नहीं मिले। ये बात भी मैंने घर में सबको बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। और लास्ट ईयर तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं एक दिन शीशे के सामने खड़ी थी तो मैंने देखा कि कोई काला सा साया मेरे पीछे से गुजरा है। मैंने पूरे घर में देखा तो कोई नहीं था और मैं घर में अकेली थी। एक रोज मैं रात को जाग रही थी तो मुझे बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने बाहर का दरवाजा खोला तो आवाज रुक गई। उसी तरह एक रोज मैं कोई कॉमेडी मूवी देख रही थी और घर पर अकेली थी। उस वक्त मुझे मेरे हाथ पे किसी का हाथ महसूस हुआ तो मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। ये इंसिडेंट्स कुछ वक्त छोड़ के हमारे घर में सिर्फ मेरे साथ ही होते हैं और कोई भी आज तक यकीन नहीं करता। ये भी बहुत ज़्यादा वियर्ड बात है कि घर वाले यकीन नहीं करते। आपकी पहली स्टोरी में आपने लास्ट में कहा था कि वो जो लड़का है उसकी हालत ख़राब है और नमाज पढ़ने का कहा है। यही तो बात है कि हम लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है। मतलब अगर कोई मौलवी साहब आके हमें बताएंगे कि देखो नमाज पढ़ो तो ही हमने पढ़नी है, वरना हम नहीं पढ़ते। भाई बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, तो पढ़ना तो बंदा अल्लाह की प्रोटेक्शन में आता ही नहीं है। और जहाँ तक आपकी बात है कोई यकीन नहीं करता तो अपने जो है ना वो ये अस्कार कंप्लीट रखें, और अगर कोई यकीन नहीं करता ना करें, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन आपने खुद करनी है। ये थी आज की स्टोरीज अच्छी थी। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, कोई एविडेंस है, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, तो मुझे इस ईमेल आईडी पे भेजो। और मुझे इंस्टाग्राम पे DM मत किया करो, मैं वो नहीं पढ़ पाती। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं तुमसे मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।